अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्रेटेरिएट के बाहर, जहाँ पर 2, 4, 10, 12, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों ख़वातीन ने धरना दे रखा है। और ये धरना कोई 2 घंटे नहीं हुए, 4 घंटे नहीं हुए, 6 घंटे नहीं हुए, ये कोई आर्जी सा एहतजाज नहीं, ये आज चौथा रोज़ है कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ यहाँ पर सड़क पर बैठी हुई हैं। ये क्यों बैठी हुई हैं? ये कौन है? ये लेडी हेल्थ वर्कर्स है। ये वो ख़वातीन हैं जो आपको कोरोना से बचाने के लिए, जो आपको डेंगू से बचाने के लिए, जो आपके बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपके घरों पर आती हैं। देहात में, दूर दराज के इलाकों में इसलिए जाती हैं कि माँ और बच्चे की सेहत को यकीनी बनाया जा सके। ये वो ख़वातीन हैं जो सबसे बड़ा जहाद कर रही हैं और यहाँ पर इसलिए बैठी हुई हैं कि ये कहती हैं कि हमसे किए हुए वादे पूरे कर दो। हमसे कहा गया था हम आपके ग्रेड बढ़ा देंगे, स्केल बढ़ा देंगे, वो बढ़ा दो, हमें पेंशन दे दो। कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने 1 दिन इंतज़ार किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया और आज चौथे दिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये किसी हुक्मरान की माएँ, बहनें, बेटियाँ नहीं हैं। इस वजह से इनकी बात नहीं सुनी जा रही। इनके इश्यूज़ हैं क्या? इनके मसाइल हैं क्या? आइए चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इनका पैगाम आप तक और उन हुक्मरानों तक पहुंचाते हैं जो बड़ी बड़ी फसीलों के पीछे, बड़े बड़े महफूज कमरों में बड़े सुकून से बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी कोई माँ, बहन, बेटी यहाँ सड़क पर मौजूद नहीं है। आइए इनके दुखड़े आपको सुनाते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रुखसाना अनवर मेरे साथ मौजूद हैं। आप यहाँ पर जितनी हेल्थ वर्कर्स देख रहे हैं, एक तवील अरसे से जद्दोजहद करते हुए मैं इनको लाहौर की सड़कों पर देख रहा हूँ। एक मरतबा फिर यहाँ पर मौजूद है। रुखसाना साहब, वही हालात हैं, वही चीज़ें हैं। इस वक्त क्या कहती क्या हैं आप? वो हालात नहीं है ना, वो चीज़ें बदतरीन हालात हैं, पहले से बुरे हैं। बहुत बदतरीन, इससे ज़्यादा बदतरीन शायद हो नहीं सकते कि हमें बिल्कुल इंसान भी नहीं समझा जा रहा, कीड़े मकोड़े, अछूत, शूदर समझा जा रहा है, तीसरे दर्जे के शहरी हैं। हम तो ये समझ रहे थे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वज़ीर सेहत बनेगी। वो खातून भी हैं, वो PMA में भी रहनुमा रह चुकी हैं, वो तो ज़्यादा मसाइल को डॉक्टर भी हैं, खातून भी हैं, डॉक्टर भी हैं, खुद गायनी की डॉक्टर हाँ भी जी, हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ PMA यानी कि एक यूनियन की वो रहनुमा भी हैं, क़यादत करती रही हैं और इस हवाले से बिल्कुल हम बहुत खुश हुए। हमने मिठाइयाँ तकसीम की, हमने उनको आकर फूलों के गुलदस्ते पेश किए और अपने मसाइल बताए तो बड़े नखुवत से उन्होंने जवाब दिया, मेरे आने से पहले के मसाइल हैं, मैं इनको हल नहीं करूंगी। जिस आने से पहले के मसाइल मैं इनको हल नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे आने से पहले के मसाइल हैं। मेरे साथ फजूल बातों में वक्त ज़ाया ना किया जाए। और उसके बाद हमने जब बारहा उनको अपने मसाइल की निशानदेही की, उसका उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि यूनियन की जो क़यादत थी उसको टर्मिनेट करवा दिया कि ना बांस होगा ना बांसुरी बजेगी। ये तो किसी भी हुकूमत का बदतरीन रवैया हो सकता है कि कोई तहरीक चल रही हो, कोई यूनियन एहतजाज कर रही हो तो उसकी क़यादत को टर्मिनेट कर दिया जाए। ये बदतरीन रवैया हो सकता है। इस बदतरीन रवैये का हमने बेहतरीन जवाब दिया कि हमने अपनी जिद्दोजहद को तेज़ कर दिया, हमने रुकने नहीं दिया। हम लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक अपनी तहरीक को लेकर गए। आज पूरी दुनिया में लेडी हेल्थ वर्कर्स का नाम बहादुरी की अलामत है, जिद्दोजहद की अलामत है, दलेरी की अलामत है। जहाँ बड़े बड़े मर्द ठहर जाते हैं, ठिठक जाते हैं, डर जाते हैं, लरस जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, वहाँ हमारी लड़कियाँ, मेरी शेरनियाँ आज भी मैदान में मौजूद हैं, ललकार रही हैं सारी इस जालिम ब्यूरोक्रेसी को, सारे इस जालिम निज़ाम को कि आओ हमारा चैलेंज है, अगर हम गलत हैं तो गलत साबित कर दो, अगर ठीक है तो हमारा हक दो, और हक मांगेंगे नहीं, छीन कर लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इस वक्त एक टेक्निकल चीज़ है, आप जो मुतालबात कर रहे हैं, खान साहब कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि ख़जाने में पैसे नहीं है इस वक्त, पिछले हुक्मरान लूट कर चले गए, आहिस्ता आहिस्ता मुल्क ठीक होगा, पैसा आएगा, मिल जाएगा आप लोगों को भी। देखिए, हम जो टैक्स दे रहे हैं वो पैसा किधर जा रहा है? हाँ, हम आधी रोटी खा लेते, अगर हुक्मरान 2 रोटियां ना खाते। हमारी तनख्वाह में इजाफे के लिए पैसा नहीं है। वज़ीर आज़म की तनख्वाह 3 लाख से 9 लाख हो गई, वो पैसा कहाँ से आया? उनका 3 लाख में गुजारा नहीं होता, हमारा 15,000 में गुजारा कैसे होगा? ये सवाल है रियासत मदीना के खलीफा से कि खलीफा वक्त आपका अगर गुजारा नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े ज़माने कि उन्होंने फरमाया था कि अगर मेरी तनख्वाह मजदूर की तनख्वाह के बराबर रखो, अगर मेरा गुजारा नहीं होगा मैं मजदूर की तनख्वाह बढ़ाऊंगा।
تو پھر دعوے تو بہت کر رہے ہیں، دائی بنے ہوئے ہیں ریاست مدینہ کے. یہ ریاست مدینہ چوتھا دن ہے ہم اپنے بچوں کو لے کر بے سر و سامانی کی حالت میں کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی مشیر، نہ کوئی بیوروکریٹ. اور میں نہایت معذرت کے ساتھ اپنی عدلیہ سے میں اپیل کروں گی کہ خدا را ہمیں ہم زنجیر عدل کھٹکھٹا رہے ہیں، ہم زنجیر عدل ہلا رہے ہیں، ہم آپ کے بالکل دیواروں کے عدل کے دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں انصاف فراہم کیا جائے. ہم کس سے انصاف مانگے؟ صرف خدا سے؟ کیا صرف خدا ہمیں انصاف دے گا؟ خدا نے جو ان کو بندوں کے روپ میں اپنا نائب مقرر کیا ہے، یہ ہمیں انصاف نہیں دے سکتے؟ یہ ہمیں صرف ذلیل کرنے کے لیے ہیں، یہ صرف ہمیں ذبح کرنے کے لیے ہیں، یہ قربانیاں لینے کے لیے ہیں. پولیو میں مر رہی ہے تو ورکر مر رہی ہے، ڈینگی میں مر رہی ہے تو ورکر مر رہی ہے، کرونا میں مر رہی ہے تو ورکر مر رہی ہے. اور ان کو 60 سال کی عمر کے بعد ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے، ریٹائر نہیں کیا جاتا، پینشن نہیں دی جاتی، ڈبل ڈیوٹیز لی جا رہی ہیں. ایک تنخواہ میں 2 ڈیوٹیاں، ایڈیشنل ڈیوٹی لی جا رہی ہے. کیسا جنگل کا قانون ہے؟ ریاست مدینہ تو نہیں ہے. یہ خواب دکھائے تھے ہمیں تو پرانا پاکستان واپس کر دیں. نئے پاکستان میں جینا بہت مشکل ہے. اور اگر مرنے کے لیے اگر اللہ پاک نے سزا نہ رکھی ہوتی تو شاید یہ سب جو زندہ لاشیں پھر رہی ہیں یہ شاید مر چکی ہوتی، اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی مارنے میں. لیکن ہم مقابلہ کریں گے، ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے، ہم ان کو آئینہ دکھاتے رہیں گے. ہم ڈٹ چکے ہیں، ہم ڈٹے رہیں گے. ان کا اقتدار آنا جانا ہے. ان کی کرسی کسی کی میراث ان کی میراث نہیں ہے. آج یہ ہیں، کل یہ نہیں ہوں گے. ان سے پہلے بھی بہت سارے آئے اور چلے گئے، ان کے بعد بھی بہت سارے آئیں گے اور چلے جائیں گے. ہم نے یہی رہنا ہے. ہم نے پاکستان کو سرو بھی کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو بچانا بھی ہے ان سے، ان درندوں سے، ان ظالموں سے. یہ کرپٹ لوگ ہیں، دوسروں کی کرپشن کی بات کرتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں کچھ لگاتے بھی تھے. یہ کہاں لگا رہے ہیں پاکستان میں پیسہ؟ سارا کا سارا پیسہ IMF کو غلام بنا دیا ہمیں. ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ غلام ہے. یہ کیسے جنگل کا قانون ہے؟ کوئی کچھ نہیں بولتا. اور یہ جو تحریک ہے، یہ جو جدوجہد ہے، یہ صرف خواتین کی جدوجہد نہیں ہے، یہ انقلاب کا پیش خیمہ ہے. یہ جدوجہد آگے بڑھے گی اور پاکستان کو ان غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروائیں گے. اور ہم ہی ہوں گے وہ صف اول کے لوگ جو پاکستان میں انقلاب لے کر آئیں گے اور پاکستان کو آزاد کروائیں گے. بیرونی خطرہ نہیں ہے پاکستان میں اتنا زیادہ جتنا یہ اندرونی خطرہ ہے. کچھ سیاسی باتیں نہیں کر رہی ہیں؟ کیا کروں؟ کیا سیاست پہ بات کرنا گناہ؟ ہم نے ان کو منتخب کیا تھا نا. ہمیں شرمندگی ہے. ہم نے ان کو ووٹ دیے کہ ہمارے دکھوں کا مداوا ہوگا، ہمارا رزق آسان ہو جائے گا، ہماری شناخت ہوگی، ہمارے بچوں کو روزگار ملے گا. ہم نے ووٹ دیے تھے. اب ہم شرمندہ ہیں. کیا سیاست کی بات کرنا گناہ ہے؟ یہاں سیاست کو معاشرے سے الگ کیوں رکھا جاتا ہے؟ سمجھا جاتا ہے کہ شاید آپ نہ مذہب سے الگ ہے. مسجد نبوی میں بیٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاست ہی فرماتے تھے. سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید آپ کسی حکومت مخالف ایجنڈے پر ہیں. اگر ہم حکومت مخالف ایجنڈے پر تھے تو یاسمین راشد صاحبہ محترمہ ہمارے احتجاج میں آ کر ہماری بہت ہمدرد بنتی تھی. تو اس کا مطلب ہے اس وقت ان کا ایجنڈا یہی تھا. ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارا کسی سیاستدان سے، ہم سب سے بیزار ہیں. ہم تمام سیاستدانوں سے بیزار ہیں. ہمارے اوپر کوئی سیاست نہ کرے. ہم کر کے دکھائیں گے کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ہم پاکستان کو ان سارے نااہل لوگوں سے. گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے، آج بھی راجہ بشارت سے آپ کے مذاکرات ہوئے، میں بعد میں اس کی ڈیٹیل بھی لوں گا، اب کچھ وقت مانگتی ہے حکومت، وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وقت دینے کے لیے تیار ہیں. عمر کے 28 سال دے دیے اور بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے. کتنا وقت؟ ان کے لیے آدھی رات کو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. ہمارے لیے کتنا وقت؟ کیا مانگ رہے ہیں کہ 28 سال کام کیا ہے، ترقی دے دیں، اگلے 2-3 سکلوں میں ترقی دے دیں، تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کر دیں. 60 سال کی عمر کے بعد لوگوں کے گھروں کے کام بھی نہیں ہوتے، برتن بھی نہیں مانجے جاتے، پینشن دے دیں. کون سے ایسے دنیا سے زیادہ انوکھے مطالبات ہیں؟ کیا پینشن ہمارا حق نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب ماں باپ بوجھ بن جاتے ہیں، بچے بھی نہیں رکھتے. بڑھاپے میں ماں باپ 6 بچوں کو پال لیتے ہیں، بچوں سے 2 ماں باپ نہیں پالے جاتے، اور وہ بچہ ادھر دودھ ہے، دوسرا ادھر دودھ کاٹتا ہے. آخر وہ ماں مجبور ہے. بہت ساری مثالیں ہماری ورکرز کی ہیں، لوگوں کے برتن صاف کر کے وہ اپنے 2 وقت کی روٹی کھا رہی ہیں. ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے. ہمیں پینشن چاہیے. ہم پاکستان کے ویسے سول سرونٹ ہیں جیسے کہ یہ خود ہیں. ہمیں صرف ان سے عزت چاہیے، ہمیں اپنی مکمل تنخواہ چاہیے، ہمیں ترقی چاہیے اور ہمیں پینشن چاہیے، بس. اور ہمیں سے کچھ نہیں چاہیے. ناظرین، میں بیچ میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے ابھی تھوڑے دن پہلے خبر ملی کہ ریاست پاکستان کے ایک سرکاری ملازم جو ایک بڑے عہدے سے ریٹائر ہوئے، ان کو 10 لاکھ روپیہ ماہانہ پینشن دی جا رہی ہے. 10 لاکھ روپیہ ماہانہ پینشن دی جائے گی. ان کو گاڑی دی جائے گی، ان کو پیٹرول دیا جائے گا، ان کو سیکیورٹی دی جائے گی، اور اس کے بعد
قوانین میں ترمیم کرتے ہوئے باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا کہ ان کو پرسنل سیکٹری دیا جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو دیا جائے گا. تو وہ کچھ لوگ یہاں پہ اتنی مراعات لے لیتے ہیں اور کچھ ہماری بہنیں جو یہاں پر کرونا سے لڑ رہی ہیں, جو یہاں پر پولیو سے لڑ رہی ہیں, جو یہاں پر آپ کے بچوں کی پیدا ہونے والے بچوں کی ماؤں بچوں کی صحت کے لیے یہاں پر قربانیاں دے رہی ہیں, ان کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم ان کو پینشن نہیں دے سکتے. میں اظہار یکجہتی کے سوا میں ان سے کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں کیا سوال کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں کیا سوال کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ سراپا احتجاج کیوں ہیں؟ میں کیا کہوں ان سے کہ اٹھیں گھر پہ چلے جائیں, ہماری سڑک کھول دیں, کیونکہ میرے شہر کے لوگوں نے جب یہاں سے سیکٹریٹ سے گزرنا ہوتا ہے تو ان کے رستے رک جاتے ہیں. میں ان سے کیا کہوں کہ یہاں پر اندر جو چیف سیکٹری, جو ہوم سیکٹری, جو فلاں سیکٹری اور فلاں سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں, جو اندر آئی جی بیٹھے ہوئے ہیں, فلاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے راستے بند ہو گئے, ان کو تکلیف ہو رہی ہے. میں کیا کہوں ان سے؟ کیا مطالبہ کروں میں ان سے؟ کیا سوال کروں؟ میرے پاس تو یہاں پر کرنے کے لیے آپ سے سوال بھی نہیں ہے, سوائے اس کے کہ چند سکیل یعنی کہ جو آپ کے سکیلز ہیں کون کون سے سکیل میں ہیں اس وقت آپ؟ ابھی لیڈی ہیلتھ ورکر 5ویں سکیل میں ہیں. گزشتہ 28 سال نوکری کرنے کے باوجود ہم کہتے ہیں 28 سال نوکری کے باوجود 5ویں سکیل میں. ہمارے بچے بھی نہیں تھے جب ہم نوکری پہ آئے, اس وقت ہماری 1440 روپے سیلری تھی. آپ دیکھ لو, ہماری عمر دیکھ لو, تقریباً ہم 40-45 سال پہ چلے گئے, تو ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہے, اسکیل کے مطابق پے بھی نہیں مل رہی. تو ہمارے بچے بھی اب بڑے ہو گئے, تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب ہم ریٹائرمنٹ بھی نہیں ملنی, جب ہم چلے جائیں گے تو پھر ہمارے بچے کیا کہیں گے کہ گلیوں میں گھسیٹتی رہی ہو, تو اب کیا کریں گے پھر اس وقت, کیا بتائیں گے؟ پینشن بھی نہ ملے آپ کو ریٹائرمنٹ میں. اور یہاں پہ بھی جو آپ بتا رہی تھی کہ عجیب و غریب کام ہو رہا ہے یہاں پر کہ آپ لوگوں کو بچائے ریٹائر کرنے کے ٹرمینیشن دی جا رہی ہے, ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر. سر یہ بھی نہیں ہم لوگوں کو پتہ چلتا کہ ہم ریٹائرمنٹ ہمیں ہو گئی ہے, 2 ماہ سیلری بند ہو جاتی ہے. جب پتہ کرتے ہیں ادھر کہ کیا ہو گیا, ہماری سیلری کیوں نہیں آ رہی, تو پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ تو ریٹائرڈ ہو گئے. ہم لوگوں کو گھر بیٹھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ریٹائرڈ ہو گئے. آپ 2 مہینے کام کرتے رہتے ہیں, کام کرتے کرتے آپ کی سیلری آنا بند ہو جاتی ہے, اور یہ جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے ساری کی ساری ٹھنڈے کمروں میں, وہ آپ کی سیلری روک دیتی ہے کیونکہ آپ ریٹائر ہو گئے تھے. لیکن کوئی آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ ریٹائر ہو گئے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. دیں گے انفارمیشن, ہم لوگ کو دیں گے کہ یہ ریٹائر ہو چکے ہیں, تبھی ہم لوگ کو پتہ چلے گا نا. یہ پتہ کے بغیر ہی ہم لوگ کو نا ایسے یہ فراڈ کے ساتھ نا کر دیں گے, یہ فارغ ہو کے گھر میں بیٹھ جائیں بس, اور کوئی بات نہیں کرتے. جب ڈانگی کرواتے ہیں, میرے میاں کی ڈیتھ ہوگی, سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا ہے مجھے کہ آپ شادی کریں دوسرے دیور یا جیٹھ کے ساتھ. جب میں نے انکار کیا تو انہوں نے دھکے دے سے گھر سے نکال دیا, گھر چھین لیا, باہر کی جائیداد چھین لیا, اور ہم سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں. ہمیں بھی نہیں دی جا رہی, کچھ بھی نہیں دیا جا رہا, تو ہم کہاں جائیں, ان سے کیسے انصاف مانگے ہم؟ میں 2 بچوں کو لے کے کہاں جاؤں, بتائیں نا آپ لوگ. اور آپ جاب بھی کر رہے ہیں؟ جی میں جاب بھی کر رہی, بچوں کو کبھی کہاں سیلری بھی نہیں مل رہی. سیلری تو مل جاتی ہے, لیکن دیکھیں اس میں ہماری گزارے نہیں ہوتے. سر کے لیے چھت نہیں ہے, بچوں کو رہنے کے لیے, اس کی پڑھائی کے بھی اخراجات ہیں. ہم لوگ کہاں جائیں, کس سے مانگے امداد؟ بولے نا. ان لوگوں کے لیے جنہیں ہم جتاتے ہیں, جنہیں ہم کرسیاں لے کے دیتے ہیں, جو ہماری بات بھی نہیں سنتے, کہاں جائیں ہم؟ بتائیں نہ. ہمارے پاس ادھر قانون ہمیں کچھ دے رہا ہے کہ جب تک سسر زندہ ہے آپ کو کچھ نہیں ملے گا, اور ادھر ہی ہمیں کچھ نہیں مل رہا, تو ہم کہاں جائیں؟ وہ دیکھیں نا, میں ان بچوں کا منہ دیکھوں یا اپنی ذات کے لیے لڑوں؟ کیا حل کیا ہے اس کا؟ آپ مجھے تو یہ حکمران جو ہے کیوں نہیں سن پا رہے, آپ کے آنسو نہیں دیکھ پا رہے. 4 روز ہو گئے آپ کو یہاں پر بیٹھے. ہو رہی ہے کہ ہم لوگ اپنی خرید سکتے ہیں, اپنے اخراجات نہیں پورے کر سکتے. ہم کیا کریں اپنے؟ اگر بچوں کے مستقبل کے لیے لڑوں گی, کہاں سے پیسہ لاؤں گی میں؟ بتائیں مجھے. اپنے بچوں کے لیے تو مجھے لڑنا ہوگا, تو کیا کروں میں؟ کس کی باتیں سنوں میں؟ کتنی تنخواہ ہے اس وقت آپ کی؟ 20,000 400 اور کچھ روپے ہیں جی. 21,400 روپے. 400 کچھ روپے ہیں جی. 21,400 کچھ روپے. کچھ روپے ہیں. گزارا تو بڑا مشکل ہے. بہت مشکل ہے. کچھ بھی نکال کی چھت بھی نہیں ہے, بچے بھی ہمارے, ہم کہاں جائیں, کس سے مانگے؟ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس عوام کے لیے 24 گھنٹے کام کرتے ہیں, لیکن یہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں. ہم یہ ہمیں کسی بات میں ترجیح نہیں دیتے. یہ ٹھنڈے
कमरों में बैठ के हुकूमत करते हैं। आधी रात को मैसेज आ रहे हैं, जयन जी आपने इतनी डिलीवरीज करवानी है, आपने इतने एंटीनेटल करवाने हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जाती। हम सारी रात इन लोगों के लिए काम करते हैं, दिन रात बच्चों के लिए, माओ के लिए, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। काम करती कुछ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। रात को डिलीवरी का किसी का टाइम होता है ना, आपको टर्मिनेट कर दिया गया है। क्यों टर्मिनेट क्यों किया बस गया? इंतकामी कार्रवाई और कुछ भी नहीं मसला। मैं 23 साल से सर्विस कर रही हूँ। 23 साल से आप जी, पोलियो के लिए, आप डेंगू के लिए, माँ और बच्चे की सेहत के लिए, माँ बच्चे की सेहत के लिए आप सड़कों पे गलियों में मेहनत करती फिर रही हैं। हाँ जी। और अब आपको इसलिए टर्मिनेट कर दिया गया क्योंकि आप अपना हक मांग रही हैं। आप कह रही हैं कि हमें ग्रेड 5 से ग्रेड 7 में, ग्रेड 7 से ग्रेड 9 थोड़ा सा हमें प्रमोट करते, थोड़ा सा ऊपर ले जाए, थोड़ी सी तनख्वाहें दे दे, तो आपको टर्मिनेट कर दिया गया। 2 साल हो गए मुझे टर्मिनेट किए हुए, अभी तक मुझे बहाल नहीं किया और मेरा केस भी चल रहा है। इधर भी मैं वज़ीरों मशीरों से दरखास्तें की हैं, लेकिन अभी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो मैं खुद शुगर की मरीज हो गई हूँ, मेरे इतना बुरा हाल है, मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, मेरे हस्बैंड का भी मसला है थोड़ा सा, उसकी टांग भी मजूर है टांग से, तो मैं भी इतना मुश्किल से अपना घर चला रही हूँ कि बस अल्लाह जानता है। लेकिन मैं इस पे जो है मजीद ही बात करूंगा, लेकिन इस वक्त अरसन से भाई एक बहुत अहम इशू है इस वक्त, जहाँ पर ख्वातीन मौजूद है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ख्वातीन मौजूद है। आप मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ सरकार ये कह रही है कि लॉकडाउन शुरू हो चुका, मार्केट्स को हम 6 बजे बंद करेंगे, और ये इतनी खौफनाक किस्म है कोरोना की जो बरतानिया की किस्म बयान की जा रही है। आप यहाँ पे ख्वातीन को लेके बैठी हुई हैं, खुदा ना खास्ता कोई वबा, कोई मर्ज कुछ हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? रियासत जिम्मेदार होगी, क्योंकि उन्होंने ही हमें मजबूर किया हम यहाँ पर आएँ। हम घरों में भी जिंदा दरगोर हैं, हम वैसे भी तो कौन सा घरों में बैठे हैं, वैसे भी घर घर जाकर हिफाजती किट्स के बगैर कोरोना के हवाले से लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। हमें तो वैसे भी मरने के लिए उन्होंने छोड़ा हुआ है। अगर 4 दिन आकर अपने बच्चों के लिए रोटी का अगर मुतालबा कर रहे हैं, अपने हकूक़ का मुतालबा कर रहे हैं, तो ये हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है कि फौरी तौर पर मसाइल हल करके हमें घरों को भेजे। हमारा इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, इनको ज़रा कोई शर्म हया नहीं है। आपने तो कहा दफ्तर में कैसे बैठते हैं, मैं तो ये पूछ रही हूँ बुजदार साहब से कि रात को नींद कैसे आती है? वो जवाब दे नहीं है, वो अल्लाह पाक को जवाब दे होंगे कि उनकी रियाया ख़वातीन अपने बच्चों को, छोटे मासूम बच्चों को लेकर, बड़े बच्चों को घरों में छोड़कर यहाँ खुले आसमान के नीचे बैठी हुई हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, सड़क पर बैठे हुए हैं हम, ना कोई खाना, ना वॉशरूम, ना पानी। इस वक्त तो हुक्मरान पता कौन से हैं? ये हुक्मरान वो हैं जो तकरीरें करते थे और कहा करते थे कि दरियाए फरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा होगा तो उसकी पूछ-कुछ किससे होगी? हुक्मरान से होगी, रियासत मदीना से होगी। ये तकरीरें किया करते थे। आज ये हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, और मैं हैरान हूँ। दरियाए फरात तो बहुत दूर है, ये सेक्रेटेरिएट के किनारे पे बैठे हुए हैं। दरियाए फरात तो बहुत दूर की बात है, ये यहाँ पर हुक्मरानों के दरवाजे पर 4 दिन से बैठे हुए हैं, और इनको पीने के लिए पानी दस्तयाब नहीं है, इनके लिए वाशरूम की सहूलत बंद कर दी गई है। धमकियां दी जा रही हैं कि इनको किसी किस्म की कोई सहूलत ना दी जाए। 4 रोज से ख्वातीन बैठी हुई हैं, किसी की कुछ नहीं लगती। कुछ बेटियां बच्चियां उन्होंने घर एसी ला के बैठे ने, सारे सहूलतां ने, साडे वास्ते कुछ नहीं। जे बीबी घर बच्चा पैदा होना तो वर्कर भजे, जे चिक्कड़ में जाना पोलो करना वर्कर भजे, जे डेंगी है तो वर्कर भजे, गोली खाए तो वर्कर खाए, जो करे वर्कर खाए। साडा बच्चे को नहीं, साडा घर को नहीं, साडा मां प्यो भैन भरा को नहीं। आज 4 दिन बच्चे छड़ के घर बाहर छड़ के इन्हें दे बेगमां कदों दफ्तरां च बाहर निकलदे, कमरियां चों कोठियां च बंगलियां च बैठियां ने। साडा 2-2 मरले दा मकान होवे पे खोंदे फिरदे ने, तो अपने बंगले कोठियां च बैठे ने। ਇਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆੜ ਕੇ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿਆਂ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੂ। जी नाज़रीन, शमशाद अख्तर और बाकी यहाँ पर कायदीन हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको ये धरने के मनाज़र आपको दिखा चुका। 4था रोज़, आप 4 रोज़ से यहाँ पर मौजूद हैं। जी, हम 4 रोज़ से यहाँ पर मौजूद हैं, और आप देख रहे हैं कि हमारी ख़वातीन छोटे छोटे बच्चों के साथ भी धरना ज्वाइन किया हुआ है, अपने मुतालबात और अपने बच्चों के हक़ के लिए। किसी ने भी हिम्मत नहीं आ रही, और हमारे को इतने पचीदा मसाइल नहीं हैं जो हुकूमत से हल नहीं हो पा रहे। आज राजा बशारत ने खुद तस्लीम किया है कि ये वो मसाइल हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी को पहले हल करने चाहिए थे और ये नौबत ना आती। फिर भी हमने अपना एजेंडा पेश किया है, जिसमें सर्विस स्ट्रक्चर है, लेडी हेल्थ वर्कर का स्केल अपग्रेडेशन है, और 26 साल ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है जो महकमे के नाम हमारी लेडी हेल्थ वर्कर ने किया है, घर घर आवाम की जाके खिदमत की है। आज जब उनकी रिटायरमेंटी का टाइम आ रहा है, तो बजाय उनको पेंशन देने के उनको टर्मिनेशन लेटर जारी किया जा रहा है। अब वो किसके घर में जाके काम करेंगी?
जाएगी। जो मौजूदा सूरत हाल है अवाम के लिहाज से, बच्चों के लिहाज से, तो ख़वातीन को कोई परेशान हाल नहीं है। मैडम रुखसाना अनवर हमारी मरकज़ी सदर हैं नेशनल प्रोग्राम की, तो उन्होंने हमेशा हमारे हक़ के लिए आवाज़ उठाई। आज से नहीं, 2008 से हमारी यूनियन का आगाज़ हुआ। हमारी जब ये लेटर जारी किया गया था हमें परमानेंट करने का, तब भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था इस्लामाबाद में, तो हम परमानेंट हुए थे और चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया था। आज अगर हम परमानेंट हुए, जब हमने सिविल सर्वेंट के इनसे मुतालबात किए कि अगर हम सिविल सर्वेंट हैं तो हमें वही राइट्स मिलने चाहिए जो बाकी मुलाजमीन को मिलते हैं, तो बजाय इन्होंने हक देने के हमारे 7 लोगों पे इन्होंने इंतकामी कार्रवाई भी की है, जिसकी मद में उन लोगों को टर्मिनेट किया। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं बेरोजगार। आप लोग ये कह रहे हैं कि जो आप सिविल सर्वेंट है सारी की सारी सरकारी मुलाजमीन है, परमानेंट हो चुकी हुई है, और आप कहती हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन के हकूक है वो आपको दे दिए जाए। जब आपने ये मुतालबात किए तो आपकी 7 जो ख्वातीन है हमेशा से हमें यही कहते हैं कि आपके मुतालबात मंजूर हो गए, ठीक है, हमें उठा देते हैं और हम भी इतने पागल हैं कि हमेशा से उठ जाते हैं, ठीक है ना। हर हुकूमत ने हमारे साथ यही धोखा किया। आपने हर दौर में, मैं देख रहा था कि पिछले दौर हुकूमत में भी आप माल रोड पर भी आप बैठे। काम में हटना नहीं चाहते, हम पोलियो करते हैं, हम EPI करते हैं, हम वो बच्चा जो इस दुनिया में अभी आया भी नहीं है उसकी माँ की निगहदाश्त करते हैं, वहाँ से लेकर 49 साल तक वो हमारे साथ रहता है। वो बच्चा या बच्ची यानी कौम के मुस्तकबिल जो है हम उनकी हिफाजत करते हैं और हमें ये रोडों पे फेरते हैं। हमें तो इमरान खान से इतनी उम्मीद थी कि वो हमारे वादों को पूरा करेगा और उसने जितना कह सकती हूँ ना कि शर्म के जितने अल्फाज हैं वो इमरान खान के लिए कि उन्होंने अपनी माँ बहनों बेटियों को यहाँ रोडों पे रोले। सर रोना आता है, ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं इन लोगों के। अब 20,000 में कहाँ से, अब ये देखें क्लासिक एग्जाम्पल है हमारे पास कि 3 दिन में हम पोलियो का काम करके 99% बच्चों को कवर करते हैं। एक एक घर, चाहे वो नदी पार करें, नाला पार करें, दरिया पार करें, खेतों में यहाँ तक पानी होता है, घुटनों तक हमारी टीमें जाती हैं, बर्फें जाती हैं। ये क्या कहते हैं, इनके छोटा सा मसला हो जाता है, इनसे टीम नहीं बनती। अब बताएं हम क्या करें। रोना आता है किस तरह मैं अपने ख्यालात का इजहार करूं, रोना आता है इमरान खान पे, रोना आता है। खुदा करे ये हुकूमत आधी बदल जाए, इससे बेहतर तो हमारे लिए शहबाज शरीफ था जो आके कम से कम हमारा पुरसाने हाल तो होता था। हमने इसे वोट दिया, हमने सब कुछ, यानी जिस तरह ये चाहता था कि आप एक पुरअमन धरना करें, हम पुरअमन धरना करते हैं। हमें कहते हैं ये आपके आर्डर है, आपको मिल गए, हम लोग चले जाते हैं। जब हम वहाँ चले जाते हैं ना कोई वो मतलब हमें जाली आर्डर देते हैं, जाली आर्डर यानी कि ऑर्डर दे देते हैं, वादा कर लेते हैं और वो जाली होता है, जाली होता है, उस पे सिग्नेचर होते हैं, डेट नहीं होती, डेट होती है। जाने 3 साल से हमें पेट्रोल नहीं मिला, ना हमें किसी और चीज की पेमेंट देते हैं। डेंगू आ जाए, कोई और आ जाए, मीजल कैंपेन आ जाए, TCV कैंपेन, हमारी वर्कर एक पाँव पे खड़ी होकर काम करती है, एक पाँव पे। एक वैक्सीनेटर को 50,000 देते हैं, वो बिल्कुल काम नहीं करता। क्या है हमारी ये कवरेज थी, सर हम कहाँ जाएं बोले। और हमारे, मैं कहती हूँ कौम के मर्द भी किस तरह, जिनकी हम बेटी है, माएँ हैं, बहनें हैं, वो भी इस तरह बेशर्म हो गए हैं कि वो भी नहीं आते। हम कहाँ जाएं, हम औरतें कहाँ जाएं, बताएं मुझे। हम उन मर्दों को, हमारे जो मर्द है ना वो चूड़ियाँ पहन लें और हम अपने निकाब उतार के मर्दों का लिबास पहन लें। हमारे जो मर्द है ना पाकिस्तान के, वो औरतों का लिबास पहन लें और हम मर्दों का लिबास पहन। हम क्या कह सकते हैं सर, मेरे अंदर बहुत जज्बात हैं। ये बेचारी वर्ग ने बहुत, अब यकीन जाने कि आप बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। कितना अरसा हो गया आप लोगों को जॉब करते हुए? मुझे जॉब करते हुए 16 साल हो गए और 16 साल से मैं यही सुन रही हूँ कि मैं परमानेंट हो गई हूँ। आज जब मैं खड़ी हूँ तो मैं परमानेंट नहीं हूँ। 16 साल बार बार वादे करने के बावजूद, हर हाकिम आता है, हर हाकिम आता है, वादे करके चला जाता है, वादे करके चला जाता है। हमें इमरान खान से बहुत उम्मीदें थी। मैं उसकी मैं आप लोगों से देख रहा हूँ, मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद को देखता था जब वो अपोजिशन में थी, वो आती थी, इजहार यकजहती करती थी, वह धरनों में बैठती थी, वो YDA के धरनों में बैठती थी, नर्सिस के धरनों में बैठती थी, वो आती थी, आपके मौक़िफ़ की हमायत करती थी, सारा कुछ। और वो
अब आपसे बात हुई? अब वो कहती नहीं है, वो मिनिस्टर बन चुकी है ना, उसे अब खवातीन नजर नहीं आती हैं, तब उन्हें खवातीन नजर आती थी। आज उसके पास कुर्सी है, आज उसके पास कुर्सी है, वो भूल गई हैं सब कुछ। अब उसे कोई कुछ नहीं, अब अपनी कुर्सी नजर आ रही है उसे, औरतें नजर नहीं आ रही जो 3-4 दिन से इधर बेसरोसमानी के आलम में बैठी हुई हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पीछे से कालें आ रही हैं, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई बच्चा रो रहा है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हम आपको खातून होते हुए एक खवातीन के साथ ये रवैया, मुझे यकीन करें मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसकी मजम्मत किस तरह करूं, मैं इसमें एहतजाज किस तरह करूं। देखिए हम किसको बताएं, आप ये बताएं कि हम आवाम किसके पास जाएं। हमने वजीर आजम के पास जाना है, हमने अपने वजीर आला के पास जाना है, हमने मिनिस्टरों के पास जाना है। जब ये बात हमारी नहीं सुनेंगे हम किसके पास जाएं? हमने सड़कों पे ही बैठना है, फिर हम क्या करें? हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कितने दिन हो गए हम बेसरोसमानी के आलम में बैठे, कोई बंदा हमारे पास आके ये नहीं कह रहा कि मैं ये समझता हूँ कि किसी भी जगह जाकर चंद घंटे बैठ जाना बहुत बड़ी बात होती है। आप मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां यहाँ पर आज चौथा दिन हो गया और आपकी कोई बात सुनने के लिए यहाँ पर तैयार की हालत में हम यहाँ पे बेसरोसमानी की हालत में हम खुले आसमान के तले हम यहाँ पे दिन और रात बैठे हुए हैं। और जुल्म इतना यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का लाहौर की कि उन्होंने वॉशरूम तक का इंतजाम नहीं किया, पानी तक का इंतजाम नहीं किया। इर्द गिर्द के जहाँ पे ये जा रही थी, क्योंकि ये तो एक जरूरी हाजत है, ये तो हर इंसान के साथ है, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने बंद कर दी है। यानी इतनी बेहिस्सी हो चुके हैं कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को तंग करने के लिए वॉशरूम में जहाँ आप जा सकती थी वहाँ पर बंद कर दिए गए कि आप लोग जो है यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप इनको यहाँ पे आने देंगे तो आपके होटल बंद कर देंगे, आपकी शॉप बंद कर देंगे। इतनी बेहस हुकूमत है। और इसी तरह इन्होंने हमारे साथ फेडरल गवर्नमेंट के सामने भी हमने जाके अपना एजेंडा रखा था 10 फरवरी को, जिसकी मद में तीसरे दिन ये हमें डायरेक्शन जारी की गई थी। इसमें हमारे मुतालबात हैं सर्विस स्ट्रक्चर का, स्केल अपग्रेडेशन का, और उन 7 लोगों की जिनको इन्होंने टर्मिनेट किया कि इनको रिस्टेट किए जाए। जब हम ये डायरेक्शन लेकर आए, हम पहले एक तरीकेकार से आए। पहले हम डीजी हेल्थ के पास गए, फिर हम सेक्रेटरी हेल्थ के पास गए। उन सब ने कहा हमारे पास वक्त ही नहीं है आपको सुनने का। फिर हम वजीर आला साहब के पास आए, उसके जो पर्सनल सेक्रेटरी है उसने बड़ी देर के बाद हमें वो थोड़ी सी शफकत करके बुलाया। जब हमारी तमाम क़यादत वहाँ पे पेश हुई, उसने मसाइल सुने कि उस्मान बुज़दार साहब बड़े माशाल्लाह नमाजी हैं, पाबंद हैं, और वो नहीं चाहेंगे कि कौम की बेटियां सड़कों पर आए। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका मसला हल हो जाएगा। हमने 1 हफ्ते के बाद भी इंतजार किया, बार बार कॉल की, तो आगे के इलेक्शन हो रहे हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। उसके बाद भी हमने 1 हफ्ता और वेट किया। आज 1.5 माह के बाद हमारी जो सब्र का पैमाना था वो लमरेज हो गया। तो ये वक्त आया कि आज चौथा दिन है, हम यहाँ पे धरना देकर बैठे हैं। हमारी खवातीन बच्चे छोड़ के आई हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ हैं, शुगर की मरीज खवातीन है। और वो टर्मिनेशन वाले लेटर की तो बात ही छोड़ दें कि हमने हक के लिए चले कुर्बानी दी कि हमारे बाकी लोगों को हक मिले। लेडी हेल्थ वर्कर का 7वां स्केल जो राजा बशारत की खुद कमेटी बनी हुई है 2019 पे, इनसे वो काम नहीं हुआ अभी तक। इनकी ब्यूरोक्रेसी इनसे नहीं संभाली जाती जो 18वें स्केल के ऑफिसर हैं। सिर्फ सारा जुल्म हमारी खवातीन पे होता है। मैं इससे पहले कि बाकी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब आपके राजा बशारत वजीर कानून है, रीजनेबल आदमी है, समझदार आदमी है, मुहज़्ज़ब आदमी है, अच्छे आदमी है, उनसे आपकी एक मुलाकात हुई, उसमें सारा कुछ जब आपकी मुलाकात हो गई, उन्होंने आज सुन लिया आपको, तो फिर अब डेड डॉग क्या उसमें? जी, मैं खुद उस कमेटी की मेंबर थी, वहाँ पे मौजूद थी टेबल टॉक में, और उन्होंने सुना हमें अच्छा से है, जैसे उनकी तरीकाकार है तमाम हुकूमत का। सुनने के बाद उन्होंने हमें ये यकीन दहानी करवाई है कि 5 बजे हम आपको दोबारा बुलाएंगे और ये जो एजेंडा है इस पे इंशाल्लाह अमल दरामद करेंगे। हमारा यही था, लास्ट में उनसे मुज़ाकरात हुए कि अब सिर्फ सुनना नहीं है, इन मुतालबात का इम्प्लीमेंट नोटिफिकेशन चाहिए। बार बार आना या आपकी ये मीठी गोलियां खाना हमारे लिए अब आसान काम नहीं रह गया। हम इंशाल्लाह अपना जो एजेंडा लेकर आए इस पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। यकीन दहानी तो उन्होंने अच्छे अल्फाज में करवाई है। साथ हमारे डीजी हेल्थ भी बैठे थे, डॉक्टर यूनुस साहब भी बैठे थे, और उन्होंने माना भी है कि ये ब्यूरोक्रेसी की वजह से खराबी हो रही है। अगर उनको पता है कि उनके अपने
मौजूदगी में वो समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ऐसी है तो उनको चाहिए ब्यूरोक्रेसी पे नोटिस ले, बजाय नोटिस लेने के वो आवाम को क्यों तंग करते हैं। इनको फारिग करें। खास तौर पर हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे, आप बता रहे हैं कि आप भी देखते रहे, प्रोग्राम करते रहे कि जब हम वो अपोजिशन में थी वो हमारे साथ बैठती थी। अब अगर हम मुतालबात उनके पास लेके जाते हैं तो वो कहती है मैं यूनियन को टर्मिनेट कर दूंगी, 2-3 को पहले कर दिया, बाकी सबको कर दूंगी। ये उनका रवैया है हमारे साथ खवातीन होने के नाते। तो हम इस वक्त वजीर आला उस्मान बज़दार से अपील करते हैं कि फौरी तौर पर हमारे मसले का नोटिस ले और हमारे मसाइल हल करें। आज से हमने तमाम कामों का बाईकाट किया है, उसमें पोलियो का भी बाईकाट किया है, डेंगू का बाईकाट किया है और जो वैक्सीनेशन है EPI के तमाम कामों का बाईकाट है। जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे पंजाब भर में हड़ताल होगी। नहीं, आप पंजाब भर में आप जरूर हड़ताल करें और जब तक आपके वादे पूरे नहीं होते, क्योंकि मैं नाज़रीन प्रोग्राम करता रहा हूँ इनके साथ। इससे पहले भी माल रोड पर भी मैंने प्रोग्राम किया जब इन्होंने पिछली हुकूमत में धरना दिया था, तब वजीर सेहत थे ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर, उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया था। उस वक्त भी कोशिश थी कि इनकी बात सुनाई जा सके, लेकिन एक अजीबोगरीब मामला है। पर ये ख्वातीन जो सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं, यहाँ पर सड़क पर बैठी हुई हैं आकर। मैं ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ, मुझे नहीं इल्म कि यहाँ पर अरकान असम्बली आए हैं कि नहीं आए, कोई इज़हार यकजहती इनसे किया गया है कि नहीं किया गया, मुझे नहीं इल्म कि लाहौर की सिविल सोसाइटी कहाँ पर है, उसमें से कोई आया है कि नहीं आया यहाँ पर, वो क्या कहते हैं, मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि खुदा की कसम, अगर हुक्मरान और सियासतदान और ब्यूरोक्रेट इनको अपनी माएँ बहनें बेटियाँ समझते तो अपने घरों में ना बैठे होते, अपने दफ्तरों में ना बैठे होते। जनाब वजीर आला, आपकी बहन, मैं बहुत एहतराम के साथ कह रहा हूँ, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, आपकी वालदा, आपकी बहन, आपकी बेटी सड़क पर बैठी हुई होती और आप अपने दफ्तर में बैठे रहते, ये मुमकिन था? आप यास्मीन राशिद को उसके दफ्तर ठंडे कमरे में बैठे रहने देते, उसको यहाँ पर ना भेजते, ये मुमकिन था? आप यहाँ पर DG हेल्थ अपने दफ्तर में बैठा रहता, वो यहाँ पर ना आता, इनमें दरमियान में बैठ के बात ना करता, ये मुमकिन था? नहीं था जनाब वजीर आला, नहीं है जनाब वजीर आज़म, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप इन्हें अपनी माएँ बहनें बेटियाँ समझते ही नहीं है। आप इन्हें मिजारे समझते हैं, आप इन्हें कमीन समझते हैं, आप इन्हें मुलाजिम समझते हैं। बहुत अफसोस की सूरत हाल है, बहुत अफसोस की सूरत हाल है, बहुत अफसोस की सूरत हाल है। मजीद बात करूंगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस मुजाहरे में जो कि हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स कर रही हैं। 4 रोज़ हो गए इनको यहाँ पर बैठे हुए और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह इज़हार यकजहती कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। काशिफ शहजाद चौधरी साहब ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है गीगा के प्लेटफार्म से। आप जो है इनके साथ इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं, मौजूद भी है। भाई साहब, इस मुआहदे की, आप एक मुआहदे की बात करते हैं जो सरकार के दरमियान और LHVs के दरमियान इस्लामाबाद में हुआ था, वो मुआहदा क्या था और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की क्या सूरत हाल है? ये बेसिकली ये जब 10 फरवरी को इस्लामाबाद में, आपको पता है, शदीद शेलिंग में एक वहाँ एहतजाज हो रहा था, उसमें ये लेडी हेल्थ वर्कर्स भी हमारे साथ हकीका में शामिल हैं, क्योंकि ये भी शामिल थी। तो इनके जो 7 लोग पिछले 1.5-2 सालों से टर्मिनेट हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट के 3 मिनिस्टर्स हैं, अली मोहम्मद खान साहब, शेख रशीद साहब और परवेज खटक साहब। उन तीनों के साइन मौजूद हैं इस कागज़ के ऊपर कि आप इनका मसला फौरी तौर पर हल करें, लेडी हेल्थ वर्कर्स का, और इनके जो लोग टर्मिनेट हैं उनको बहाल भी करें। और इसी तरह जो 25% तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों का इशू था कि उसको भी सारे सूबे दे रहे हैं, फेडरल ने दे दिया, आज़ाद कश्मीर ने दे दिया, पंजाब हुकूमत कह रही है कि हमने नहीं देना। और ये अपनी फेडरल की हुकूमत या तो हो ना कोई दूसरी हुकूमत है, तो इसका मतलब है कि ये खुद इनकी अपनी हुकूमत जो पंजाब की है, ये खान साहब को जलील करवा रही है। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत दे रही है, सिंध हुकूमत दे रही है, यहाँ पर बलूचिस्तान दे रहा है, बलूचिस्तान दे रहा है, और यहाँ पर PTI की ही हुकूमत है, PTI की अपनी हुकूमत है। और वो अपने ही वज़रा जो वफाक के हैं, उनके लिखे हुए कागजात को मानने को तैयार नहीं है, लिखे हुए एग्रीमेंट को मानने को तैयार नहीं है। 7 ख़वातीन बहाल करने के लिए, जिनका 7 ख़वातीन भी बहाल करने के लिए और 25% इजाफा देने के लिए, हम तो 4 दिनों से इनके साथ मौजूद हैं गीगा के प्लेटफॉर्म से। इनका कोई पानी की कोशिश करते हैं, कोई जो भी हम सहूलत दे सकते हैं। हुकूमत क्योंकि सारा कुछ बंद कर रही है, शर्म नहीं आती हुकूमत वक्त को।
اور میں تو یہ بات آپ کے نالج سے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ میڈم یاسمین راشد خود بھی ٹرمینیٹ ہوئی تھی جب وہ صدر تھی ایسوسی ایشن کی پی ایم اے کی پریزیڈنٹ اور خود بھی بحال ہوئی تھی. اور اگر آپ وہ ان کے اندر ایک گروپ بنا کے انہیں پتا ہے اس وقت ان کے خلاف یہ کام ہوتے تھے اور وہ اس وقت وہ کامیابی نہیں ہوئی کہ 2-4 لوگوں کا ایک گروپ بنا دینا اور اس کے علاوہ جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کرنا, اس سے کہیں آسان ہوتا ہے کہ آپ نمائندوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کا مسئلہ حل کر دیں, جو جائز مسئلہ ہے وہ حل کر دیں. لیکن ہمارے حکمرانوں کو معذرت کے ساتھ بالکل شرم نہیں ہے کہ وہ ان کا مسئلہ حل سننے کو ایون تیار نہیں ہے. 4 روز سے یہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی. بڑی شرم کی بات ہے, اور اس میں صرف ایک کام کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو پیغام دیا جائے. وہ پیغام دینا ہے, آپ سب نے دینا ہے. کیا پیغام دیں گی آپ وزیر اعظم کو؟ السلام علیکم. ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, پہلے ماں کا, پھر بہن کا, پھر بیوی کا, پھر بیٹی کا. ہم ساری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں اس قوم کی. 4 دن سے ہم روڈ پر ہیں. تو کیا عمران خان صاحب جو تھے ان کو کسی نے نہیں پالا, ان کا کسی نے خیال نہیں رکھا؟ کیا ہوا ہے کہ آج ہم یہاں ہیں, لیکن انہیں اس بات کی شرم ہونی چاہیے کہ ان کو یہاں تک پہنچانے والی جو تھی وہ بھی ایک عورت تھی اور اس کی وجہ سے یہ یہاں آئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ 4 دن سے یہاں ہیں. اگر ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے تو ہم سنڈے کو بھی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے آرڈر ہوں تو. اب ہم 4 دن سے یہاں پر ہیں, 4 دن سے یہاں پر. عمران خان صاحب کو پیغام دینا ہے. میرا پیغام ان کو یہ ہے کہ میں ڈسٹرکٹ شیخ پورہ سے ہوں. جو ٹرمینیٹ لوگ کیے گئے تھے وہ ملتان سے تھے. ہم کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہیں. صرف ڈاکٹر یاسمین صاحبہ ذاتی انا کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ٹرمینیٹ کیے ہوئے لوگوں کو بحال نہیں کر رہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں خان صاحب, آپ اس بارے میں نوٹس لیں. ٹرمینیٹ صرف ہماری صدر کو اس لیے کیا گیا تھا کہ انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا, ہمیں حق کی بات بتائی ہے, حقوق کی بات ہمیں سمجھائی ہے, اور اپنی پیغام عمران خان صاحب کو دینا ہے. کیا دیں گے؟ ہم عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم ہم آئے تھے نا ادھر مال روڈ پہ, اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی. ہم سڑک پہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کی سیکٹری آئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ کی حکومت ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ کون سی حکومت ہے جو عورتوں کو سڑکوں پہ بٹھا دیتی ہے؟ آج عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے, آج وہ دیکھیں ہم ان کی بہنیں ہیں, ہم ان کی بیٹیاں ہیں. آج نہیں ان کو پتا کہ ہماری حکومت ہے, ہم کیوں سڑکوں پہ بیٹھے؟ ہمارا حقوق ہمیں ملنا چاہیے. بیٹے ہیں وہ اپنے اپنے کاموں پہ لگیں گے, کوئی نہیں کسی کو پوچھے گا. ہم نے رول کے زندگی گزاری ہے, آگے والی زندگی کا ہمیں حقوق چاہیے, ہمیں بھی تحفہ چاہیے کہ ہمارے لیے کچھ انتظام ہو جائے, ہمیں پینشن ملے, ہمیں اپنا حقوق ملے. یہ جو سارے آئے ہیں ان سب کی طرف سے عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہی ہوں, اس حکومت کو آپ نے چیلنج کیا تھا کہ یہ کیسی حکومت ہے؟ بیٹیاں بیٹیاں اور بہنیں اب سوچنا چاہیے, سوچنا چاہیے. پیغام دینا ہے. الیکشن نہیں جیتنا آپ نے, انشاءاللہ ہم کبھی ووٹ نہیں دیں گے. ہمارے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے, اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ غریب کی شام کو روٹی کھانے کے لیے وہ بے پریشان ہوتا ہے کہ کہاں سے شام کا کریں گزارا. صحیح. اس وقت پہلے غریب تھا جو کیا کہتا تھا کہ ہم چلے دال پکا لیتے ہیں, تو اب تو دال بھی اس نے بہت مہنگی کر دی ہے, تو غریب روٹی کھانے سے بازار ہو گیا ہے. تو ہم کیا کریں, ہمارے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہے پہلے, کر کے وعدہ پھر وہ کہہ رہا کہ وہ نہیں دیں گے, ہم 25% وہ اضافہ نہیں دیں گے ہم فلاں کا. اب کیا کہیں گے اس کو؟ پیغام دینا آپ نے عمران خان صاحب کو. جو ہم نے مطالبات ان کو دیے, لکھ کے دیے, وہ ہمارے پورے کریں. السلام علیکم بھائی. آج سن 2012 میں جب ہم نے مال روڈ پہ ہم نے دھرنا دیا تھا, اس وقت عمران خان وزیر اعلیٰ پاکستان کی حکومت نہیں تھی. انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے, اتنے بینر لگا کے تحریک ہم لیڈی ہیلتھ ورکر ہیلتھ سپروائزر کے ساتھ ہے. آج میں عمران خان وزیر اعلیٰ پاکستان سے کہتی ہے آج ان کی حکومت ہے. مزہ تو آج ہے کہ وہ آ کے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے کہے آج میں تمہارے ساتھ ہوں. صحیح ہے, اس وقت تو آپ نے کہا تھا کہ ساتھ ہو, تو آج اس وقت حکومت تھی. صحیح. یہاں پر یہ اب نیا پاکستان بن گیا, یہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے. بہت اچھا تبدیلی آئی ہے, بہنیں مائیں سڑکوں پہ ہیں. یہی ہمارے لیے 4 دن ہو گئے ہیں. یہ نیا پاکستان بنایا عمران خان نے, یہ بہت اچھا کر رہا ہے, ذلیل کر رہا ہے عوام کو. اس نے ذلیل کر دیا ہر سائڈ سے, کوئی ایسے
अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो हमारे लीडर हैं और अवाम के दुख और सुख का ख्याल उनको रखना चाहिए। बिल्कुल सही, और हमारी जो भी परेशानियां उनका भी उनको एहसास होना बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, मैं आपको एक मरतबा फिर यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सूरत-ए-हाल है क्या। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ख्वातीन जो हैं 4 रोज से यहाँ पर मौजूद है। ये बिस्तर जो बिछे हुए हैं, ये यहाँ पर ये क्या है, ये क्या सूरत-ए-हाल है, ये कैसे आप कह सकते हैं कि ये कोई रियासत मदीना है जिसकी आप बात करते हैं। ये ख्वातीन के चेहरों को देखिए, इनमें आपको अपनी माएँ, अपनी बहनें, अपनी बेटियां नज़र आएंगी। वो माएँ, बहनें, बेटियां जो सड़कों पर यहाँ पर देखिए किस लिए बैठे हुए हैं, अपने हकूक़ के लिए, उस पेंशन के लिए जो उनका हक है, उन वादों के पूरा करने के लिए, वो वादे जो आप कर चुके हुए हैं, वो जिनके लेटर्स जारी कर चुके हुए हैं। मेरा ख्याल ये देखिए, ये पीछे यहाँ पर बड़ी तादाद में ख्वातीन यहाँ पर मौजूद हैं और ये सब सवाल कर रही हैं उस हुक्मरान से सवाल कर रही हैं जो ये कहता था कि मैं आवाम के दुख दर्द दूर करूँगा। तो फिर सुन लीजिए, इनकी बात सुन लीजिए, इनके ये देखिए, ये तब्दीली है जी। उमर फारूक का दौर आया है, जो उसने वादा किया था ना, ये वही दौर है। उनके इस मुल्क की इज्जतें, माएँ बहनें ये सड़कों में रुल रही हैं। अब सड़कों पे है नाज़रीन, तो उनको चाहिए था कि जो भी इनके मुतालबे हैं वो पूरे करूं और इनको स्केल दिया जाए, जो भी मुतालबात पूरे किए जाए। मैं क्या कह सकता हूँ नाज़रीन, इसके सिवा कुछ नहीं कह सकता कि इनके मुतालबात पूरे होने चाहिए। और अगर पूरे नहीं होंगे तो हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे, आवाज़ पहुँचाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।